आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 क्लास 10th का दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो हमने इसके बारे में 9th में बहुत कुछ पढ़ लिया, इसके हल निकालना सीख लिया है। पर अब जो हमारा 10th में है वो हमारा 10th के कॉन्सेप्ट में हम इसका ग्राफी हल भी सीखेंगे। ग्राफी हल के अलावा हम इसकी 3 विधियाँ भी सीखेंगे जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें हमें पता है हमारे दो समीकरण बनते हैं, ठीक है ना। दो समीकरण बनते हैं, उनमें 3 रिलेशन होते हैं। अगर ग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगर जो ग्राफ हुआ, अगर माना वो जो रेखाएं हुई हैं ग्राफ की वो प्रतिच्छेदित करती हुई हैं, कैसे हुई, प्रतिच्छेदित करते हुए आपस में प्रतिच्छेदित करती हुई अगर रेखाएं हुई हमारी, ठीक है, तो उसके कितने हल होंगे। तो हम उसका केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल, जिसे हम कहते हैं अद्वितीय, अद्वितीय, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है अगर जो रेखाएं हुए वो संपाती हुई, मतलब जो उसके हल के सारे बिंदु हैं क्या हैं, एक ही बिंदु पर हुए, तो वो उससे कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जो हमारा वो कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। अगर प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं अगर ऐसी रेखा हुई, ठीक है, और यहाँ पे मिल रही हैं तो उसका केवल एक हल होता है, ठीक है। पर अगर दोनों संपाती हुई, मतलब एक ही रेखा पर हैं, जो उसके बिंदु क्या हैं एक ही रेखा पर हैं, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरा होता है हमारा समांतर रेखाएं। क्या होती हैं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है। समांतर रेखाएं एक दूसरे के से पैरेलल जाती हैं, माना ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। और समांतर रेखाओं की बात करें तो ये ऐसी रेखाएं होती हैं जो आपस में कभी नहीं मिलती, ठीक है ना, अपने साथ साथ बहुत दूर तक चलेंगी। आप चाहे उसको इधर भी बढ़ा दो या उधर बढ़ा दो, वो आपस में कभी नहीं मिलेंगी, बराबर दूरी पे एक साथ वो चलती रहेंगी। अगर एग्जांपल बोला जाए तो जैसे हमारी रेल की पटरी, अब आपको अगर ट्रैकों पे तो कहीं पर मिल जाती है, पर अगर ध्यान दें, अगर आप उन दोनों ही लोहे को देखते रहें, उन दोनों ही पटरियों को देखते रहें, तो वो आपस में कभी नहीं मिलती। वो एक समांतर रेखा बनाती हैं, वो दूर दूर तक जाती हैं पर आपस में कभी मिलती नहीं है। हमारे ये 3 कॉन्सेप्ट हो गए। अब इनके इक्वेशन कैसे बनते हैं दोनों से, तो जब सबसे पहला हमारा है प्रतिच्छेदी रेखा, उसका इक्वेशन बनता है हमारा ऐसे कुछ, अगर हमें फाइंड करना हो तो a1 बाय में a2 नॉट इक्वल होता है किसके, b1 बाय में b2। ये हमारा किस केस में होगा, जब वो रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही होंगी। सेकंड होता है हमारा कि संपाती में a1 बाय a2 इक्वल होगा किसके, b1 बाय b2 के, इक्वल होंगे c1 बाय c2 के। थर्ड अगर हम बात करें अपने सब वो समांतर रेखाओं की, तो उसमें a1 बाय a2 इक्वल तो होता है b1 बाय b2 के, बट जो हमारा c1 बाय c2 होता है उसके नॉट इक्वल होता है। अब हमने ये शुरुआत में ही क्यों पढ़ लिया, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने शुरुआत में पढ़ लिया, क्यों, तो ये अगर शुरुआत के बेस में भी चीज़ पढ़ लेते तो हमारे माइंड में ये फिट हो जाएगा कि ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। पेपर में ऐसा पूछा जाएगा अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती हो रही हैं तो बताओ उससे कितने हल होंगे, तो हम लिखेंगे केवल एक हल होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन रिपीट होता है संपाती में भी समांतर में भी, प्लस फिर ऐसे इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे इक्वेशन किसको रिलेट करता है, तो हम बता देंगे संपाती को करता है, ये समांतर को, ये वाला हमारी प्रतिच्छेदी रेखाओं को करता है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बिना टाइम गवाए हम एक्सरसाइज अपना 3.1 स्टार्ट करेंगे, और उससे क्वेश्चन नंबर 1 से ही मैं आपको समझा चलूँगा ये पूरा चैप्टर हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अपना एक्सरसाइज 3.1, हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। हाँ, हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। अब 3.1 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा 3 पॉइंट एक्सरसाइज उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है आफ्ताब, क्या है, आफ्ताब। आफ्ताब नामक कोई एक आदमी है जो कि अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, अपनी पुत्री से कहता है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत गड़बड़ाते हैं कि आयु वाले, उसके दादा की आयु ये है तो उसके मामा की आयु बताइए, ठीक है। पर हमें घबराना नहीं है, हमें जितना आता है उतना तो करते हैं। इसमें क्वेश्चन बनाते हैं नंबर अक्सर टीचर देता है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो पहले सबसे पहले मान लेंगे, हमें आफ्ताब की आयु थोड़ा पता है तो मानेंगे, माना आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष, कितनी मान ली हमने आफ्ताब की आयु x वर्ष, तथा, और किससे बात कर रहा है वो अपनी पुत्री से बात कर रहा है, तथा उसकी पुत्री, तथा उसकी पुत्री की आयु, तथा उसकी पुत्री की आयु कितना है हमारा, ये है y वर्ष, कितना है हमारा y वर्ष, हमने ये चीज़ लिख दिया। उसके बाद अब वो जो पहला कह रहा है, पहली फर्स्ट पर्सन अनुसार, ठीक है ना, जो उसने फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से कहा वो क्या कहा है, कह रहा है 7 वर्ष पहले, अगर अभी उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले क्या होगी, टोटल में से 7 ही तो घटाएंगे ना हम, ये होगी। और कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, बराबर किसके होगा वो,
अभी अगर इसकी भी आयु अगर अभी है वायु है तो 7 वर्ष पहले तो 7 साल कम ही होगी ना, तो यहाँ पे 7 साल कम लिख ले रहे हैं। प्लस हमारे आफ्ताब अंकल कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो हमने लिख दिया भाई 7 गुनी आयु का था, यही तो होगा ना, 7 गुनी आयु का था तुम्हारे में। अब देखें इससे क्या क्वेश्चन बन रहा है, तो x माइनस 7 लिख सकता हूँ मैं। अब ये देखो 7 इससे मल्टीप्लाई होता है, इससे मल्टीप्लाई होता है, कुछ बच्चों के तो बेसिक ही क्लियर नहीं होते, ठीक है ना, तो अपना बेसिक क्लियर कर लो तो आप आराम से मैथ के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब तो कुछ बच्चों ने स्टैंडर्ड ले रखा होगा तो उन्हें डबल मेहनत करनी है। तो 7y हो जाएगा माइनस 749। अब ये प्लस का आधा किधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस वाला 7 जगह उधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इधर क्या हमारा इक्वेशन बन गया, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। क्या बनी हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये, ठीक है। अब ऐसे अगर मैं इक्वेशन नंबर अपना सेकंड बनाऊं, वही अफ्ताबी हमारे 2 क्वेश्चन में बोल रहा है, और सेकंड प्रश्न अनुसार, ठीक है ना, सेकंड प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो हमें, कह रहा है अभी तो इतनी बात है हमारी, ठीक है ना, पर अब से 3 वर्ष बाद, माना अगर मैं अभी 16 साल का हूँ तो मैं 3 साल बाद कितने साल का हो जाऊँगा, 19 साल का हो जाऊँगा ना, तो हम इसमें कितना प्लस कर देंगे आफ्ताब की आयु में, x+3। हम उसकी वर्तमान आयु से सारा कुछ निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अगर 7 साल कम बोल रहा है तो वो 7 साल कम होगा, अगर वो 3 साल ज़्यादा बोल रहा है तो 3 साल ज़्यादा होगा। कह रहा है मैं अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी की आयु का रह जाऊँगा, मतलब तुम्हारी आयु कितनी होगी, जितनी भी हो, अगर तुम्हारी वायु y+3 है तो मैं तुमसे कितनी आयु का रह जाऊँगा, 3y+3 का रह जाऊँगा, ठीक है ना। तो हमने कहा ठीक है। अब कह रहा है तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बस बीजगणित में तो पहला इक्वेशन निकल गया, दूसरा और निकाल ले रहे हैं हम, x+3 3y प्लस में 9, ये इधर आ जाएगा 3y, और ये प्लस का उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। हम इसको इस फॉर्म में डालने जा रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में इसको डालने जा रहे हैं दोनों इक्वेशन को। ये था हमारा सेकंड इक्वेशन। तो इसको भी हाँ, अब हमने क्या गेट किया है, हमें मिल चुका है अब तक में x माइनस 7y प्लस में 42 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह हमें मिल रखा है x माइनस 3y माइनस में 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ये दो आ गए, तो हमारा तो ये बीजगणितीय सॉल्व हो गया। अब इसका ग्राफ ये कैसे निकालें, तो ग्राफ निकालने का मैं सबसे सरल तरीका बताता हूँ। यहाँ पे लिखो x माइनस 7y प्लस में 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सामने एक डब्बा बना लो, क्या बना लो, एक डब्बा बना लो, इसके 3 लिख देते हैं, ठीक है। माना इधर x और माना इधर हमारा y। अगर मैं x की वैल्यू, अगर मैं इसमें x की वैल्यू रखता हूँ कितनी, 0 रखता हूँ, ठीक है ना, कितने रख देता हूँ यहाँ पे 0 रख देता हूँ, तो 0 माइनस 7y प्लस वाला उधर भेजूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस 42 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट, y इधर रहेगा और वो चला जाएगा डिवाइड में, 42 डिवाइड में 7, तो कितना हो जाएगा 6। अगर मैंने x 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। पहला तो मेरे पास ये आ गया। प्लस अगला अगर मैं करता हूँ ऐसे करके कुछ कि पहला स्टेप में तो मेरा ये था, दूसरे स्टेप में अगर मैं x की वैल्यू रख देता हूँ, माना क्या रखा जाएगी हमारा वो आ जाए, तो अगर मैं x की वैल्यू 7 रखता हूँ, कितने रखता हूँ मैं, क्या x की वैल्यू 7 रखता हूँ, तो मैं देखता हूँ 7 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस आ जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, माइनस से माइनस कट गया, 7 से एक साथ कट गया। तो अगर मैंने x की वैल्यू 7 रखी तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 7 आ रही है, ठीक है। अब सेम केस में अगर मैं कुछ ऐसे अरपटी वैल्यू रखता हूँ y की वैल्यू 0, तो 42 आ जाएगी, फिर हमारा ग्राफ का जो होता है ना वो बिगड़ जाएगा, ठीक है ना, रिदम बिगड़ जाएगा ग्राफ का हमारे। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मान ले रहा हूँ 14, कितनी मान ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 14, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 14 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, तो माइनस 7y माइनस 42 और माइनस 14, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 56, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 8 आ जाएगी। तो हमारा x का मान कितना हो गया 14, y का मान कितना हो गया हमारा 8 हो गया, ठीक है। तो अभी हमारा किसका सोल्यूशन निकला है, खाली हमारे इक्वेशन नंबर 1 का ये सोल्यूशन निकला है, ठीक है। अब अगर अभी हमें अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये सोल्यूशन निकालना हो, तो हम यहाँ लिखेंगे अपना सेकंड वाला पार्ट, क्या था हमारा सेकंड वाला था x माइनस 3y, अब 6 को उधर भेज देते हैं यहाँ, ठीक है ना, आराम से करने के लिए। और यहाँ पे वापस वही इसके सोल्यूशन करके बनाते हैं, डब्बे बनाते हैं, 3 ही सोल्यूशन बहुत है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम इसमें दोनों में, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ कितनी, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखता हूँ 0, कितनी रखता हूँ अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0, तो मेरा क्या हो जाएगा 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ गई पहली तो, ठीक है।
दूसरी में अगर मैं y की वैल्यू रख देता हूँ 0, अगर मैं y की वैल्यू देता हूँ 0 तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। थर्ड में अगर मैं x की वैल्यू देता हूँ 3, कितनी 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितना आ गई मेरी -1, y की वैल्यू कितना आ गई मेरी -1। बस मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा x0 y माइनस 2, y0 x है हमारा फिर 6, ठीक है, और अगर हमारा x3 है तो y कितना है -1। अब इन्हीं दोनों को हमें ग्राफ में बस दिखाना है और हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलो मैं एक सुंदर सा ग्राफ बनाते हैं और इसमें इसको दिखाते हैं। क्वेश्चन जो 1 का था हफ्ता वाले क्वेश्चन का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन की लाइन ये बन रही है और सेकंड वाली लाइन की क्वेश्चन ये बन रही है। मीन्स इसकी शक्ल देख के हमें लग रहा है कि कल को वो थोड़ा आगे जाके ये भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, मतलब इनका कोई ना कोई एक हल होगा। तो हमारा यहाँ पे कॉमन आ जा रहा है, ठीक है। तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनेगा। नंबर 2, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो लिखेंगे माना, क्या मानेंगे, माना बल्लों का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य कितना मान लेते हैं, चलो हम x मान लेते हैं, कितने रुपए, x रुपए, तथा एक गेंद का मूल्य हम मान ले रहे हैं कितने रुपए, y रुपए, ठीक है। तो इनके फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से प्रथम प्रश्नानुसार, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें मिलता है कि 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य कितना x है, 3 बल्लों का मूल्य क्या जाएगा 3x, प्लस में क्या कह रहा है 6 बॉल 6y, कुल कितने रुपये में आ रहा है, टोटल इनका 3900 रुपये में खर्चा आ रहा है। मतलब क्या हो गया, इनका इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है ना। अगर हम इसमें से कुछ भी कॉमन निकाल, चलो करते हैं 3, अगर मैं इसमें से कॉमन निकालता हूँ तो कितना जाएगा, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 3900, 3 मल्टीप्लाई तो जाएगा जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो मेरा जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एकम 3, 3 3 9 और 0, मैंने 3 को इसे डिवाइड किया तो मेरा 1300 आ गया, ठीक है ना, ये आ जा रहा है। अब देख लेते हैं सेकंड प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है वो। तो सेकंड प्रश्न अनुसार वो हमें बोल रहा है कि हाँ, उसने एक और बल्ला, एक बल्ला बोले तो x रुपये हैं, प्लस में और तथा उसी प्रकार के 3 गेंद है तो 3y, उसने कितने में खरीदी टोटल, उसने खरीदी टोटल 1300 रुपये में खरीदी है। बस हमारा सॉल्व, पहला बीजगणित और दूसरा बीजगणित बन गया और इसी तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अगर अब हम इसका ग्राफ, ये आप इसको ग्राफ पे भी शो कर सकते हैं, इन दोनों के हल निकालोगे और फिर उससे ग्राफ पे शो कर दोगे, ठीक है। हम ग्राफ पे नहीं शो करेंगे, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें सेब और अंगूर की बात की जा रही है, तो हम सीधा मान लेते हैं, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है हमारा x रुपये है, तथा इसी प्रकार से हम मान लेंगे 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना रुपये है, हमने माना वो रुपये कितना है इसका y रुपये है। तो अब वो पहले प्रश्नानुसार, उसके पहले प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो कह रहा है कि हमें 2 किलो सेब मीन्स 2x, 2 किलो सेब, क्योंकि 1 किलो सेब का मूल्य कितना है x है। अगर मैं बोलता है 1 किलो सेब का मूल्य 20 रुपये तो 2 किलो का आप 2 से गुणा करके निकालते हैं ना, तो ऐसे हम इसका भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, प्लस में कह रहा है 1 किलो अंगूर लिया उसने, इतना लिया, तो उसको पड़ेगा टोटल कितना रुपये का 160 रुपये का। मीन्स हमारा इक्वेशन 1 बीजगणित ये बन गया। उसके सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है वो, सेकंड प्रश्न अनुसार वो बोल रहा है कि 4 किलो सेब 1 महीने बाद ही हो गया, तो उससे 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर कितने में मिल गया, दोनों 300 में मिल गया, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों में से सब में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस में y इज इक्वल टू रुपये 300, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू रुपये 150, ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो हमारा ये बीजगणितीय रूप से सॉल्व हो चुका है। आप चाहें तो आप इसके भी हल निकाल के ग्राफ में दिखा सकते हैं, क्योंकि इसने हमें बीजगणित बोला था और ग्राफ बोला था, ठीक है ना। अब क्योंकि हम ग्राफी हल इसका पूरा डीप में पढ़ेंगे, जो कि हमारा उसमें है क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 में है ऐसा कुछ पार्ट, ठीक है ना, तो हम वहीं पे इसको डीप में पढ़ेंगे। इसलिए फिलहाल हमने खाली इसके ये हल निकाल के यहाँ तक छोड़ दिए हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुका है।
सात्विक है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।